तो फिर ईरान को चाहिए कि अभी चूंकि लिमिटेड अटैक का पोस्चर है, अभी इधर मरीन्स भी नहीं आए, बूट्स ऑन द ग्राउंड की कैपेबिलिटी अमेरिका ने इधर अभी डेवलप नहीं की, तो ईरान को चाहिए एक जो कुछ उनके पास है ना वो फिर अमेरिका पर फेंक दे फुल टाइम, और कहे और भी है लेकिन फेंक सारा दे। तो ईरान जो है इट्स प्लेइंग फॉर टाइम। ईरान का पॉइंट ये है ट्रम्प से नेगोशिएट कर लेते हैं, थोड़ा जल तू जलाल तू आई बिला को टाल तू, कि इस तरह कर थोड़ा सा इन चीजों को, हाँ टाइम टपाना है किसी तरह। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उनका जो दुश्मन है वो बड़ा खबीस है और उनको टाइम टपाने देगा नहीं, कि बस किसी तरह दुनिया का सारा मंजरनामा ही तब्दील हो जाए, किसी तरह मिडिल ईस्ट का सारा मंजरनामा ही तब्दील हो जाए, और उसमें सबसे पहला टारगेट ईरान है और दूसरा टारगेट कंफर्म तुर्की ने होना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड प्रोपेगेंडा। आज हमारे साथ फिर हैं मौजूद डॉक्टर हसन बारी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का फजल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, कैसे थे फॉर कमिंग बैक। आज हम लोग इंशाल्लाह सर के साथ समथिंग दैट वी हैव बीन प्लानिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, व्हिच वाज एसेंशियली कि हम लोग टेक डाउन करेंगे डिफरेंट जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी, और ट्राई टू सी के हाउ दे आर गोइंग टू वर्क आउट ओवर टाइम एंड हाउ दिस इज गोइंग टू प्ले आउट in the coming year. Again, this is analysis. हमारा analysis गलत भी हो सकते हैं, but given the current situation, what could be the best strategy for like जो हम लोगों ने start करना है वो इंशाल्लाह 4 big countries हैं. This is Iran, Turkey, Saudi Arabia and UAE encompassing, और इंशाल्लाह इसको फिर बाद में expand भी करेंगे, but depends upon कैसे थे how we see this in future. तो sir, starting with Iran, right? How do you see कि कैसे थे ईरान currently, एक तो कैसे थे ये situation जो अभी बन रही है right at the midst के Mediterranean में, you have ships coming up, but how do you see this developing for Iran in the future, and उनकी grand strategy, how do you see it playing out? देखिए, ग्रैंड स्ट्रेटजी का सबसे पहले तो जो उसूल है ना किसी भी मुल्क की ग्रैंड स्ट्रेटजी को समझने का, वो ये है कि सबसे पहले आप उस मुल्क की इंटरनल क्लाइमेट, इंटरनल स्ट्रेंथ्स और इंटरनल वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ग्रैंड स्ट्रेटजी वहीं से निकलती है अल्टीमेटली। ईरान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक बहुत एंशियंट और प्राउड हिस्ट्री है। उसके अलावा ईरान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक अपने आप कहता है, बेसिकली अपने आप को एक इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट कहता है। ठीक है कि उनमें मतलब थोड़ा शिया सेक्ट गालिब है, लेकिन वैसे भी अगर हम देखें, आप नहीं पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ है, कि शिया और सुन्नी जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स में को खास फर्क ऐसा है नहीं। हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशंस में फ़र्क हो सकता है लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स में कोई फ़र्क नहीं है, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। तो जो ईरान है, अब उसका आपने ये चीज़ देखनी है कि ईरान इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल कंट्री। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक मतलब वो एक कल्चर, एक आबादी, एक उनकी जियोग्राफी, ये सदियों से रेलेवेंट है, और उसका एक उससे एक आपको कोई एक नेशन को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और ऑफ कोर्स वो एक नेशन की लेगेसी भी होती है। तो अब जो ईरान है इट वाज एंशियंट टाइम्स में भी एक वर्ल्ड पावर रहा हुआ है, और अभी ईरान अपना एक जो इस्लामी विरसा है, और ख़ास तौर पे अगर आप उनको देखें ना कि वैसे तो सुन्नियों के लिए भी, लेकिन हमारा जो इस्लाम का शिया सेक्ट है उसमें इमाम हुसैन को एक बहुत ही सेंट्रल मकाम हासिल है, इमाम हुसैन को और हज़रत अली अल मुर्तज़ा को। तो जो एक इमाम हुसैन की लेगेसी है, अगर हम उसको देखें तो वो क्या है, वो बेसिकली ये है कि टू स्टैंड अगेंस्ट ऑप्रेशन इवन अगेंस्ट होपलेस ऑड्स। तो ये बेसिकली इमाम हुसैन का एक, बल्कि बिल्कुल एक वन लाइनर में अगर दें तो यही है। तो और ईरान जो है वो अपने आप कहते थे कि हम दुनिया में हुसैनियत के अलंबरदार हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी है जिसको वो बताते हैं, जिसको वो जिसकी बेस पर उनका सारा स्टेट का नैरेटिव बनता है। अपनी आवाम से जो ईरानी गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों पर लेजिटिमेसी लेती है कि ईरान के ऑनर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो कहते हैं ईरान के ऑनर पर कंप्रोमाइज़ किया शाह ने, जो पहलवी था, और उससे पहले कुछ लोगों ने किया या उसकी लीड ने किया, लेकिन हमने उनको हटा दिया इसलिए कि वो ईरान के ऑनर पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। उन्होंने ईरान को अमेरिका की रखेल बना के रख दिया था, उन्होंने ईरान को इसराइल का दोस्त बना के रख दिया था। एक चीज ये होगी। दूसरा साथ उनका जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है कि देखें जी हम तो इमाम हुसैन के बारे से है, तो हमारा जो काम है वो ये है कि जी कि हमने ओप्रेसर के खिलाफ खड़े होना है वगैरह वगैरह, वो सारी एक नैरेटिव है। तो उसकी बेसिस पर अब ईरान से अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ईरान एक मुकम्मल तौर पर मैकियावेलियन ग्रैंड स्ट्रेटजी या मैकियावेलियन
फॉरेन पॉलिसी लेकर आएगा, या कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते हैं या आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी, ये सारी कुछ ऐसी बस बातें हैं ईरान की, मैकियावेलियन या एक रियलिस्ट किस्म की, सुपर रियलिस्ट ए मॉरल किस्म की फॉरेन पॉलिसी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो ईरानी गवर्नमेंट अपनी लेजिटिमेसी अवाम की निगाहों में खो बैठेगी, अपनी अवाम की निगाहों में। जो उनका एक सबसे बड़ा सपोर्ट फैक्शन है, जो ईरानी रजीम की अवाम की तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आती है, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आती है कि भाई ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी सैंक्शंस हैं, बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि हमारा ऑनर अप होल्ड हो रहा है। और एक चीज है कि जी इन पर ट्रस्ट है कि ये जो है वो अपने जाती मफादात के लिए काम नहीं कर रहे, ये एक हायर लार्जर देन लाइफ गोल के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ से ईरानी रजीम को लेजिटिमेसी मिलती है। जिस दिन ईरानी रजीम ने ये लेजिटिमेसी कुर्बान कर दी, उस दिन हर किस्म की डिविजन्स जो है वो ईरानी सोसाइटी में ओपन अप हो जाएंगी, चाहे वो एथनिक डिवीजन्स हो कि आज़रबाईजानी भी हैं और फारसी बोलने वाले भी हैं, और खुज़स्तान की तरफ वो अरबी बोलने वाले भी हैं, और बलूचिस्तान की तरफ बलूची बोलने वाले भी हैं। फिर शिया सुन्नी डिवीजन्स, ईरान ऐसा नहीं है कि 100% शिया है, ईरान के अंदर एक साइजेबल सुन्नी मिनॉरिटी भी रहती है। तो ईरान जो है वो अपनी कोहेरेंस के लिए, अपनी इवन जियोग्राफिकल इंटेग्रिटी के लिए, और अपनी ऑफ कोर्स रजीम की बका के लिए, ईरान इज बाउंड कि ईरान एक मैकियावेलियन ग्रैंड स्ट्रेटजी पर नहीं चल सकता। तो अब ये फ्रेमवर्क के तहत अगर हम ईरानी फॉरेन पॉलिसी और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है और जो ईरान की एक पॉलिसी रही है 50 सालों से, उसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो फिर हमें समझ आती है कि देखिए, ईरान जो है वो इसराइल के खिलाफ हमेशा बहुत अनइक्विविकल रहा है। वाहिद मुसलमान मुल्क है, वाहिद मुसलमान स्टेट है, बल्कि वाहिद दुनिया की स्टेट है जिसने इसराइल को मिसाइल्स के जरिए हिट किया, 2-3 बार किया। और ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो एक्चुअल जिन्होंने फाइट्स किए हैं, उन लोगों का बैकर भी ईरान रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो। तो ये ऐसा किसी और स्टेट का रिकॉर्ड नहीं। किबला अव्वल पर इसराइल का कब्जा 1967 से है, लेकिन किसी और स्टेट ने ऐसा नहीं किया, और ईरान हैज पेड अ ह्यूज प्राइस फॉर इट एज वेल, और किसी ने वो प्राइस भी नहीं दी। मतलब ईरान की आप देखें, सेक्शन से उनकी इकॉनमी को इतना थ्रॉटल किया गया है, उनको हर जगह थ्रॉटल किया गया है। तो उसकी वजह भी यही है कि ईरान जो है वो इस मामले पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं, कि वो एक अपनी एंटी इसराइल पॉलिसी को भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके नजदीक दिस इज आइडियोलॉजिकल। तो अब ये चीज अगर हम देखें, जब आप एंटी इसराइल होते हैं ना, तो फिर आप प्रो यूएस नहीं हो सकते, फिर आपकी यूएस के साथ मसाइल ही रहेंगे। फिर मेरा एक सवाल है रिलेटेड टू ईरान दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद, बिकॉज हमारे सेक्टर्स में अक्सर वो बात आ जाती है विद ईरान, स्पेशली इन semblance to Assad and Syria. How do you see that fit for them in their grand strategy? How will कोलोसल मिस्टेक, दैट्स हाउ आई सी इट। देखिए, कोई भी मुल्क, कोई भी रजीम परफेक्ट नहीं होता, गलतियां होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं। हर रजीम को, हर गवर्नमेंट का एम ये होना चाहिए कि वो गलतियां कम से कम करे और बेहतर काम ज़्यादा से ज़्यादा करे। जैसे ईरान की पॉलिसी है रिलेटेड टू फ़लस्तीन, या रिलेटेड टू इवन हिजबुल्लाह एंड लेबनान, इट्स अ गुड पॉलिसी, प्रिंसिपल्ड पॉलिसी है। लेकिन अगर हम ईरान की पॉलिसी को सीरिया में देखें, तो ईरान से बहुत बड़ी गलती हुई। और ईरान से गलती ये हुई कि ईरान कंटिन्यू बैकिंग अ टेरनी। ईरान बशार अल असद का पेटरन था, उससे पहले हाफिज अल असद के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, स्टार्ट में नहीं थे लेकिन 90s में हो गए थे, 80s 90s में। तो ईरान को बेसिकली समझाना चाहिए था, सबसे पहले बशार अल असद पर प्रेशर डालना चाहिए था, बजाय इसके कि उसको अनरिस्ट्रिक्टेड बैकिंग देते। शाख नाजुक पर जो आशियाना उन्होंने बनाया, और उसमें इतने लोग भी मारे गए, इतना तबाही भी हुई सीरिया की, और अल्टीमेटली बाय द वे ईरान इज इनडायरेक्टली पेइंग फॉर दैट ना। अगर उस वक्त ईरान से एक सही साइड लेता और सीरिया में एक रजीम चेंज हो जाती अवाम की मर्जी से, और उसमें ईरान विलन ना ठहरता, तो ईरान के लिए लॉन्ग टर्म ये चीज़ बेहतर होती। उनकी एंटी इसराइल पॉलिसी के तनाजुर में भी सीरिया के लिए भी बेहतर होता, सब के लिए बेहतर होता। लेकिन ईरान ने गलती की, और पेमेंट भी कर रहा है और करेगा मजीद भी प्रोबेबली, कि ईरान ने टिरनी को बैक किया। आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप क्रिश्चियन हो, आप एथियस्ट हो, आप जायनिस्ट हो, जो भी हो, जब भी आप किसी टिरनी को बैक करते हैं ना, तो सिर्फ एक सूरत में आप फायदा उठा सकते हैं। अगर तो आप उस टिरनी को इसलिए बैक कर रहे हैं कि जिस जगह वो टिरनी है, आप उस कौम को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे अमेरिका पाकिस्तान या मिस्र में टिरनी को बैक करता है, तो अल्टीमेटली अमेरिका और उनके ज़ायनिस्ट दोस्त चाहते हैं कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए।
लेकिन ईरान का केस ये नहीं था, ईरान नहीं चाहता था कि सीरिया बर्बाद हो, ना उनके इंटरेस्ट में था सीरिया का बर्बाद। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की एक टिरनी को बैक करके, और उन्हें अंदाजा होना शुरू हो गया कुछ अरसे बाद कि हम गलत उस पे बैक कर रहे हैं साइड को। लेकिन वो संक कॉस्ट फैलेसी में चले गए। संक कॉस्ट फैलेसी मतलब कि वो कहते हैं जी हमने इतने बंदे मरवा दिए, हमने इतना इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी कि अब हम इसको निकाल नहीं सकते, नाउ वी हैव टू सी इट थ्रू। तो वो उस वजह से वो फसाद लंबा से लंबा होता गया, फितना लंबा से लंबा होता गया, और 13-14 साल वो चल गया। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ईरान एंडेड आउट probably being the most hated country by the bulk of the Syrian population, and genuinely नॉट इन जेनरली, क्योंकि ईरान ने टिरनी को बैक किया, उसका राइट हैंड बने, उसको 12 साल 13 साल और सीरियन लोगों को, या एटलीस्ट पार्ट ऑफ सीरियन लोगों को ओप्रेस करने का मौका दिया। तो ये एक क्वेश्चनरी टेल है किसी भी आइडियोलॉजिकल स्टेट के लिए, कि जब आप आइडियोलॉजिकल स्टेट बनते हैं ना, तो फिर आप एक डील करते हैं हिस्ट्री के साथ, और फिर आपको बड़ा सरकमस्पेक्ट रहना पड़ता है, बड़ा जाग के रहना पड़ता है, बड़ा होशियारी से फैसले करने पड़ते हैं, वरना एक गलत फैसला भी आपको ठीक ठाक नुकसान दे जाता है। ईरान अगर सरवाइव कर रहा है इतने स्ट्रॉन्ग यूएस प्रेशर के सामने 50 सालों से, तो उसकी वजह भी यही है, उनकी आइडियोलॉजिकल मजबूती है, सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन ईरान ने जहां पर गलती की, वहां आप देखें ईरान बहुत ज्यादा पैरेलली फेस कर रहा है, और उसमें एक हाथ उस सीरियन एपिसोड का भी है जिसमें डिफीट ने ईरान को वीक किया। और अगर ईरान टिरनी को बैक ना करता, अपने रिसोर्सेज बहुत सारे उधर जाया ना करता, पहले ही एक चीज जो है वो थोड़ा मामला खुश असलूबी से अगर हल हो जाता, तो इट वुड हैव बीन अ मच बेटर आउटकम। तो आई होप द ईरानीज लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड। लेकिन कमिंग बैक टू अमेरिका एंड द करंट क्लाइमेट जो कि चल रहा है, बेसिकली ईरान को पता है कि ये जो सारा पैंग है ना, ये जो पेट में मरोड़ है, ये बेसिकली इसराइल का है। इसराइल एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा 7 अक्टूबर के बाद से। 7 अक्टूबर ने दुनिया को चेंज कर दिया। द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर इसराइल स्टार्टेड ऑन 7 अक्टूबर, और इसराइलियों को भी इस चीज का पता है, इसीलिए वो बाउले हुए जा रहे हैं, इसीलिए दे आर जस्ट रेडी टू एम्बार्क ऑन मोर एंड मोर एडवेंचर्स, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब बचत उनकी मुश्किल नजर आती है। वो एक अपने आप को ऐसी स्टेज पे ले आए हैं जहाँ पर अभी आपने वो देखा जी, डेमोक्रेटिक पार्टी भी कह रही है कि हम इलेक्शन इसराइल को बैक करने की वजह से हारे, और अमेरिका में भी आवाजें उठ रही हैं। इवन अमेरिकन राइट पे टक्कर कार्लसन जैसे लोग, जो कि प्रोबेबली इस वक्त अमेरिका में जो पब्लिक नैरेटिव बिल्डर है उस पर सबसे इन्फ्लुएंशियल शायद इस वक्त टक्कर कार्लसन ही है। और टक्कर कार्लसन जैसे लोग जब खड़े होकर कहते हैं मिया शाइमर की बात अवाम को समझ नहीं आई जो उसने 20 साल पहले की, हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन टक्कर कार्लसन जो है वो अवाम को अपनी बात समझा देता है। तो मिया शाइमर ने जो बात 20 साल पहले कही थी एज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर के इसराइल अमेरिका के लिए एक लायबिलिटी है, एक नुकसानदेह चीज है, वो अब टक्कर कार्लसन अवाम तक पहुंचा रहा है, अवाम को समझा रहा है। और इफ आई वर अ पैट्रियोटिक अमेरिकन, तो आई वुड से कि भाई मैं क्यों इसराइल के लिए अपनी जान दूं, मैं क्यों इसराइल के लिए अपनी हेल्थ केयर कुर्बान करूं। इसराइल को अगर जेनोसाइड करने का बहुत शौक है, ऐसे नहीं है कि टक्कर कार्लसन को प्रो इस्लामिक है या कोई जहादी है या कोई मुसलमानों का बहुत बड़ा दोस्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं टक्कर कार्लसन की जगह होता, मैं भी यही कहता कि भाई हमारा क्या लेना देना, इसराइल हमें क्या फायदा देता है। जेनोसाइड करना है करे भाई, जाके करे, दुनिया में जेनोसाइड और जगहों पर भी होते हैं ना, इसराइल ने करना है जाके करे, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारा उसमें नुकसान है। अपने खर्चे पर करे, अपने पैसों पर करे, अपने बर्ते पर करे। मुल्क बन गया उनका, बना कर दिया, इतना बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बना कर दे दिया, इतनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला भी दे दिया, सिविलियन एड भी दे दी, हर तरह का सपोर्ट भी दे दिया। अभी भी अमेरिका और इसराइल के सिविलियन अदारों के दरमियान जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लिंक है इतने सारे, उनको तो नहीं कह रहा कि टक्कर कार्लसन काटो, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि यार ओवर्ट स्टेट सपोर्ट ही खत्म करो ना, हम अपना नुकसान तो ना करें ना। लेकिन इसराइल को भी पता है कि अगर ऐसा कभी हो गया तो इसराइल कैन नॉट सर्वाइव, और इसराइल को ये भी पता है कि 15-20 साल की विंडो है बस, उसके बाद अमेरिका हाथ से जा रहा है। अमेरिका उनके लिए वो गधा नहीं बनेगा जिसके ऊपर वो सवारी कर सके। तो इस वजह से वो दे आर इन हाइपर ड्राइव एंड दे आर लेवरेजिंग ऑल देयर एसेट्स, कि बस किसी तरह दुनिया का सारा मंजरनामा ही तब्दील हो जाए, किसी तरह मिडिल ईस्ट का सारा मंजरनामा ही तब्दील हो जाए। और उसमें सबसे पहला टारगेट ईरान है, और दूसरा टारगेट कंफर्म तुर्की ने होना। अगर ईरान को इसराइल की मंशा के मुताबिक बर्बाद कर दिया जाता, दूसरा टारगेट तुर्की ने होना। ईरानियों को भी ये बात पता है, ईरानियों को पता, दे हैव टू प्ले फॉर टाइम। वो वाली बात है ना, वो किसी तालिबान ऑफिशियल ने कही थी किसी यूएस बंदे को कि भाई यू हैव ऑल द क्लॉक्स एंड वी हैव ऑल द टाइम। तो ईरान जो है इट्स प्लेइंग फॉर टाइम। ईरान का पॉइंट ये है, ट्रंप से नेगोशिएट कर लेते हैं, थोड़ा जल तू जलाल तू आई बिला को टाल तू, कि इस तरह कर थोड़ा सा इन चीजों को
हाँ, टाइम टपाना है किसी तरह, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उनका जो दुश्मन है वो बड़ा खबीस है और उनको टाइम टपाने देगा नहीं। दे नीड बिगर वेपन्स, दे नीड बेटर वेपन्स, दे नीड टू इंक्रीज द कॉस्ट फॉर द यूएस। और उन्होंने जो अपनी थ्रेट्स वगैरह और सारा कुछ जो वो उनका एक पॉस्चर है वो बिल्कुल लिया है कि भाई रीजनेबल तरीके से कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन वरना हम आपके लिए कॉस्ट बहुत बढ़ा देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स को बैटल में कोई पिच्ड बैटल में डिफीट कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन दे आर सेइंग कि हम आपके लिए कॉस्ट इतनी बढ़ा देंगे कि आपके लिए वॉर एक नया वियतनाम बन सकती है। और यही खदशा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के इवन वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जॉइंट स्टाफ को भी है। वो क्या नाम है उनका, डैन कि केन, कि थिंक दैट्स हिज नेम, हाँ डैन गेम, यस। हाँ तो उसी तरह मतलब जो ईरान का पर्सपेक्टिव है वो यही है कि अब आई डोंट नो वेदर दे आर ब्लफिंग और नॉट बाय द वे, क्योंकि ईरान बिल्कुल एक चूंटा लगता है यूएस के हाथी के सामने। लेकिन आई होप कि इवन इफ दे आर ब्लफिंग तो उनका ब्लफ कामयाब हो जाए। लेकिन एक चीज है कि अगर ईरान ब्लफ कर रहा है नहीं कर रहा, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर यूएस ईरान में ज्यादा इन्वॉल्व होता है ना तो यूएस अपनी कबर खुद ही खो देगा, क्योंकि ईरान जो है उसके अंदर फिर आप वो क्या कहते हैं, वो अनलीश करते हैं बहुत सारी फोर्सेस जो कि डोरमेंट होती हैं। जब भी आप इस तरह के किसी मुल्क पर दूसरे अटैक करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए होंगे फिर उसको ऑक्युपाई करने के लिए, फिर वो एक नया वियतनाम बन सकता है। अगर बूट्स ऑफ द ग्राउंड नहीं भेजते, सिर्फ एयर बॉम्बिंग कैंपेन पर ही रिलाय करते हैं, तो ईरान जो है वो गल्फ भी बंद कर सकता है, अमेरिकन बेसिस पर अटैक नहीं कर सकता है। हम भी वो एंटी शिप मिसाइल चीन से खरीदना चाह रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट द चाइनीज शुड हैव सप्लाइड देम लॉन्ग अगो। उसकी वजह यह है कि चाइना अगर अपने एंटी शिप मिसाइल टेस्ट करना चाहता है तो व्हाट बेटर वे देन टू सप्लाई देम टू ईरान। जैसे चाइना ने अपना J-10 तैयारा ठोक बजा के टेस्ट कर लिया ना पाकिस्तान इंडिया की उसमें स्कर्मिश में, तो पता चल गया कि कितने पानी में है रफाल और कितने पानी में है J-10, तो या PL-15। तो इसी तरह एंटी शिप मिसाइल अगर अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पूरी दुनिया के पास इतने नहीं जितने खाली अमेरिका के पास है। तो अगर और अमेरिका ने अगर चाइना पर अटैक करना तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर हरावल दस्ता होंगे, और चाइना की जो आर्सनल है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट वेपन है वो एंटी शिप मिसाइल्स होंगे। तो अगर वो ईरान के थ्रू अभी टेस्ट हो जाता है चाइना के लिए बहुत बेहतर है। तो अभी बात चल रही है डील की, मैंने सुना डील फाइनल होने के करीब है, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था काम। लेकिन नेवरदलेस अगर ईरान अभी किसी तरह इसको टाल देता है इस अटैक को तो दैट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होगा। अगर अटैक नहीं टलता, अटैक होता है जो कि लग रहा है कि कोई मे बी लिमिटेड हो लेकिन अटैक तो हो गई, तो फिर ईरान को चाहिए कि अभी चूंकि लिमिटेड अटैक का पोस्चर है, अभी इधर मरीन्स भी नहीं आए, बूट्स ऑन द ग्राउंड की कैपेबिलिटी अमेरिका ने इधर अभी डेवलप नहीं की, तो ईरान को चाहिए एक कि जो कुछ उनके पास है ना वो फिर अमेरिका पर फेंक दे फुल टाइम, और कहे कि और भी है लेकिन फेंक सारा दे, ताकि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऐसे एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में यूएस वो ये कि आप अपना बेस्ट आप इसराइल का डर्टी वर्क करोगे तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड पुट करो रादर देन कि आपके साथ आप भी कॉशनरी डाल। ये वही चीज है जो फुल मॉन्टी हैज द से। हाँ ये जो हम लोगों ने कैसे थे मई में किया ना कि कैसे थे अपनी जो टैक्टिकल विक्ट्री को फिर हम लोगों ने वी स्टक बैक एट द मोमेंट। बट वही बात है जो आपने सही बात की है कि ईरान हैज ए लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशन दैट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हाउ यू वांट टू पुट इट आवर गवर्नमेंट डिड नॉट। बड़ा प्राइड होता है यार, हाँ ये ना किसी कौम का एक नेशनल प्राइड हो जाता है ऑपरेसर को रेजिस्ट करना, जैसे वियतनाम का हुआ। वियतनाम के ऊपर इतने बम पड़े जितना पूरी जंगे सिंह दोम में किसी मुल्क पर नहीं पड़ ऐसे रही। ही क्या ख्याल है, वियतनाम की आवाम ने हार्डशिप नहीं काटी? बहुत हार्डशिप काटी है, लेकिन आज देखो वियतनाम कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो अमेरिका के हाशिया बरदार रहे वो कहाँ खड़े हैं। तो ईरान भी 50 years फ्रॉम नाउ द ईरानीज वुड बी वेरी प्राउड कि हमने जो है वो अमेरिका को रेजिस्ट किया है, वी हैव रेजिस्टेड अमेरिका, वी केम आउट, और वर्ल्ड ऑर्डर in a in a in a in a unipolar world you resisted यूनिपोलर वर्ल्ड एग्जैक्टली, हाँ वियतनाम ने तो बाइपोलर में रेजिस्ट किया था ना। लेकिन अगर ईरान कर लेता, 50 साल बाद अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नहीं रहता, चीन होता है, ईरान पर कोई सैंक्शंस नहीं होती, ईरान को खुल के तरक्की करने का मौका मिलता है, तो ईरान वुड भी मतलब ईरानी बड़े बेहतर कंडीशन में होंगे। अभी भी आप इवन देख लो ईरानी रेवोल्यूशन के बाद विमेन एम्पावरमेंट की लोग बात करते थे ना, विमेन के एजुकेशन लेवल देख ले, पोस्ट 79 प्री 79 पर कैपिटा इनकम देख लें, ईरान की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 1.5 गुना थी 1979 में, आज 3 गुना है। परचेजिंग पावर पैरिटी में 2.5 या 3 गुना इतनी है।
तो आप ये चीज देख लीजिए कि एक एवरेज पाकिस्तानी जिया के दौर में किस तरह खड़ा था और शाह के दौर में ईरानी, तो आज इतनी सैंक्शन के बावजूद भी ईरानी बेहतर है। तो अगर वो सैंक्शन वैंक्शन हट जाए तो फिर क्या होगा? वो होता है ना, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। जिन लोगों को अपने कौमी मिशन में यकीन होता है, अपनी कॉज की राइचसनेस पे यकीन होता है, जिन्होंने हार्डशिप उठाई होती है, जिन्होंने स्ट्रगल की होती है, वो फिर आगे भी कामयाब रहते हैं। और तो ईरानी कुछ ट्रैक पर चल रहे हैं, लेकिन ये उनका सबसे पैरेलस और है। हाँ, ये जो चंद साल है ना, ये रुकेगा नहीं। अगर अभी टाल जाएगा, 6 महीने बाद दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा। दे विल कीप ऑन कमिंग। और इसका यही है ना कि जस्ट ऑन कैसे थे आप कह रहे हो कि एक प्राइड होता है एक तरीके से, तो गोइंग बैक टू हिस्ट्री ऑफ बिट, ईरान फेस्ड जब इमीडिएटली आफ्टर द रेवोल्यूशन सद्दाम वेंट ऑल इन कैसे थे इन ईरान, तो दैट वाज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल। वो भी वैसे वाकई, वो भी बहुत पैरेलस टाइम था वाकई। हाँ, तो दैट वाज लाइक 8 years एंड उन लोगों ने उस वक्त भी दैट वाज लाइक पार्ट ऑफ देयर मिथ मेकिंग ना, वो जो कहते हैं ना कि आपकी सोशल कोहेजन की जो बिल्डिंग थी। या लाखों लोगों ने जाने कुर्बान की उसमें। अब कासिम सुलेमानी की आप बात करें, लव हिम और हेट हिम, कासिम सुलेमानी फॉट ऑन द फ्रंट लाइंस इन दैट वॉर। ही वाज नोन एज, वो कहते थे प्यार से कासिम द गोट थीफ, कि ये वो बंदा था जो अफसर था, अपने सिपाहियों का राशन नहीं होता था, ये जाता था बॉर्डर क्रॉस करके बकरियां चुरा के लाता था इराक से, ताकि इसके सिपाही कुछ खा सके। अब ऐसे अफसर के लिए सिपाही जान नहीं देंगे क्या? और जब वो जनरल बन गया, ईरान का सबसे ज्यादा मशहूर लेजेंडरी जनरल वही है ना। कितनी प्रॉपर्टी थी उसकी, कितने ऑफशोर बैंक अकाउंट, कितने मामलात में वो रहा है। वह हमारे वालों से कंपेयर कर लो, मिस्र के जर्नैलों से कंपेयर कर लो, यूएई के सऊदीया के जर्नैलों से कंपेयर कर लो। मैं कहता हूँ जी, बहुत बुरा आदमी था जो भी था, जो हमारे कुछ सुन्नी भाई बहुत कहते हैं होगा भाई, लेकिन करप्ट नहीं था। जैसा भी था, उसने अपना घर नहीं भरा, जो भी किया अपना घर नहीं भरा। ठीक है, उसने जब वो एक जूनियर ऑफिसर था, उसने अपनी जान दांव पर लगाई कि उसके सिपाही कुछ खा सके। नाउ दैट्स व्हाट मेक्स अ ग्रेट कमांडर। ठीक है। तो ईरान, लेकिन अब ईरान की जो अगली जनरेशन है ना रेवोल्यूशन की, उसने तो इराक वाली वॉर नहीं देखी, लेकिन एग्जैक्टली, उसके सामने ये नया टेस्ट आ ये गया। ज्यादा बड़ा कैसे। ये बड़ा खौफनाक टेस्ट है। ये बहुत बड़ा खौफनाक टेस्ट है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर वो ज़ायनिस्ट एंटिटी अपने सारे मसल्स लेवरेज कर रही है, और पहला टारगेट उसने ईरान को बनाया। जैसे कि वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपने पढ़ी है ना, आपने वो पूरा ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा है, सिलमरियन भी और हॉबिट भी और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी। तो उसमें एक चीज है कि भाई जो गोंडोर की स्टेट है वो बहुत अच्छी नहीं थी उस तरह, उनके भी काफी मसले मसाइल सारा कुछ, लेकिन साउरॉन का पहला टारगेट वो थी। और उसके बाद वो जो सो कॉल्ड फ्री पीपल of Middle Earth है, they used all their energies to defend Minas Tirith, जहाँ पर जो है वो जोर तोड़ा जाता है एक साउरॉन और ऑर्क्स की ऑनस्लॉट का। लेकिन अब जो मीनास टीरीथ है, that remained in extreme peril for years and decades because of that। तो ईरान बिल्कुल जो है ना वो उस पोजीशन में है। और इस वक्त अगर हम कोई भी फ्री मुस्लिम पीपल्स हैं, तो देयर ड्यूटी इज टू सपोर्ट ईरान। ईरान को सपोर्ट करना इस वक्त इस्लामी इत्तेहाद के लिए बेहतर है, इंसानियत के इंटरेस्ट में भी बेहतर है, ग्लोबल ग्रैंड स्ट्रेटजी के इंटरेस्ट में भी बेहतर है। और टू बी ऑनेस्ट, अमरीकियों को अल्लाह इतनी अक्ल दे कि उनके अपने इंटरेस्ट में भी बेहतर है कि वो ईरान पर हमला ना करें, बल्कि अगर इसराइल को इतना शौक है तो वो कहें कि भाई खुद कर लो, फिर जाओ जाके खुद कर लो। ईरान कैन हैंडल इसराइल ऑन इट्स ओन, even in this. by the way, this is Israel never fights alone. Israel has never fought alone. Israel is always, वो Israel US हाइब्रिड लड़ाई लड़ता है। वो है ना कि कैसे पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि वो हमेशा इसराइल ईरान समझते हैं, बट इट्स ऑलवेज ईरान वर्सेस इसराइल प्लस यूएस, एंड बेसिकली इट्स यूएस। वो दे हाँ, Israel like it's US. इसराइल ने कैसे थे हैज कंटिन्यूड वो जो जिबोटिन्स्की की पॉलिसी थी ना आयरन बॉल की, दे हैव प्लेड दैट वेरी वेल। दे हैव अंडरस्टूड कि हम लोगों को एक बैकर चाहिए बाहर से, एंड वी हैव टू स्टिक टू दैट। तो दैट इज व्हाई जेबोटिंस्की ने तो वैसे ना, जेबोटिंस्की कहता था कि स्टार्ट में आयरन वॉल होगी, लेकिन उसके बाद हम अपने ऊपर खुद रिलाय करेंगे, फॉरेन स्पॉन्सर्स पे नहीं। लेकिन वो जेबोटिंस्की का ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका, और अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि बस निकल गई वो वाली। तो जेबोटिंस्की जो है वो तो था ना रवीनियस, उसका तो पॉइंट था कि भाई अल्टीमेटली वील बिकम सेल्फ रिलायंट, और उसके बाद हमें कोई डिसलॉज नहीं कर सकेगा। लेकिन जेबोटिंस्की अगेन वही रेसिस्ट यूरोपी जेन था ना, उसने ये इमेजिन नहीं किया था कि फलस्तीनी इस तरह रेजिस्ट इतनी देर लंबी देर और उसने अंडर एस्टिमेट, हाँ,
उसने अंडर एस्टिमेट किया सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट की एंट्री केसेस को, कि इसको सक्सेसफुल बनाना कितना मुश्किल काम है। तो वो आयरन वॉल बना के जेबोटिन्स्की वगैरह ने ब्रिटेन को मोबिलाइज करके इसराइल की रियासत बना ली। अब जेबोटिन्स्की एंड अदर पीपल लाइक हिम प्रोबेबली थॉट कि जब हम दुनिया के सारे यहूदियों की इमिग्रेशन करा लेंगे और एक रियासत बना लेंगे तब हम सिक्योर हो जाएंगे। वो तो इन्होंने कर लिया, लेकिन सिक्योर ये फिर भी नहीं हुए, क्योंकि कंट्राडिक्शंस बहुत हैं सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट की। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम ईरान को डिस्कस कर रहे हैं। तो उस पर बॉटम लाइन यही है कि ईरान जो है उसकी स्ट्रेंथ उसकी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी में है, उसके स्पिरिट में है, और उसकी एक हिस्टोरिकली रूटेड जो एक बिलीफ है जिसको सुन त्जू आर्ट ऑफ वॉर में मॉरल लॉ बोलता है। ईरान की असल स्ट्रेंथ उसमें है। ईरान हैज टू बैक ऑन इट। और अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उनको इस मुश्किल से निकाले, और अल्लाह ताला इस सेटलर कॉलोनियल एंटिटी को जल्दी जल्दी इस फितना और फसाद के नासूर को नीस्तो नाबूद फरमाए। लेकिन ईरानीज हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। फलस्तीनी, लिबनानी, शामी, और एक ज़माने में मिस्रियों ने भी कुछ की, लेकिन अभी पोस्ट 1979 फ़लस्तीन के बाद प्रॉबेबली जिस मुल्क ने ख़ास तौर पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मद में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, दैट इज़ ईरान। तो आई होप दैट दे एंड अप विक्टोरियस एंड सूनर रादर देन लेटर, ताकि कम से कम नुकसान हो। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन वैसे आई डोंट नो विच रूट इज टेकन, कॉन्वुलेटेड रूट या स्ट्रेट रूट, लेकिन अल्टीमेटली इसराइल की डिफीट यकीनी है, उस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इन द लॉन्ग रन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट अमेरिकन आर वेकिंग अप टू द फैक्ट एज वेल। लेकिन कितना नुकसान होता है और कितना पेन होता है, ये फ़लस्तीनियों को, लिबनानियों को, ईरानियों को, शामियों को, बाकियों को, ये अभी बताना नामुमकिन है। लेकिन अगर इस पहली हर्डल पर ये ज़ायरनेस जो आखिरी पैंग है, जो पेट में मरोड़ है, ये आखिरी, ये पहली ही हर्डल पर जो कि ईरान है, अगर इसी पर ही नाकाम हो जाता है ना, तो बड़ी तबाही से बच जाएगा मिडल ईस्ट। तो शायद एक थर्ड वर्ल्ड वॉर भी इवन अवर्ट हो जाए सिर्फ इसी वजह से। तो लेट्स होप, जैसे वो आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन से पहले सारे कहते थे कि भाई वर्ल्ड वॉर अगर होगी तो फसाद बाल्कान से निकलेगा। तो अभी वर्ल्ड वॉर थ्री अगर होगी तो एनी बैटिंग मैन विल बैट ऑन द मिडिल ईस्ट की से निकलेगा, और इसराइल की वजह से निकलेगा।